सो हेलो एवरीवन। अब हम अप्लाइड साइंस में स्टडी करेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के सिस्टम को स्टडी कर लिया है। वहाँ पर हमने फोर्सेस को रिजॉल्व करके रिजल्टेंट इवेल्युएट किया है एंड वेरियस थ्योरम्स का यूज़ किया है, जैसे कि पैरेललोग्राम लॉ और लैमीज़ थ्योरम। इसका यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। होप सो उनका एप्लीकेशन क्लियर हो। अब इस वीडियो से हम कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस को स्टडी करेंगे। एक ऐसी टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो एक प्लेन में है बट एक पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं हो रही हैं, यानी किसी एक पार्टिकल पे नहीं लग रही है, किसी एक्सटेंडेड बॉडी के ऊपर लग रही है। यहाँ पर हम बॉडी को मासलेस लैमिना के तौर पे कंसीडर करेंगे। एंड यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, वो है मोमेंट। MOMENT, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन M से है। अगर किसी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी सर्टेन डिस्टेंस पर कोई फोर्स एक्ट करती है, तो उसके सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर कोई सा भी रेफरेंस पॉइंट अगर मैंने उस बॉडी के अलोंग लिया है, तो उस सर्टेन पॉइंट के अलोंग एक कह सकते हैं रोटेटिंग फोर्स या फिर टॉर्क कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जनरेट होता है। एंड उस सर्टन चीज़ का मैग्नीट्यूड मोमेंट होता है। टॉर्क का कॉन्सेप्ट अलग है। बेसिकली टॉर्क एक तरीके का मोमेंट ही होता है बट एक स्पेसिफिक टाइप का होता है। सो वहाँ पर डिटेलिंग में ना जाते हुए हम यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। इस सर्टन टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम में हम जो थ्योरम्स पढ़ेंगे वो एज फॉलो लिख रखी है। सिर्फ एक ही थ्योरम पढ़ेंगे, वो है वेरिग्रॉन्स थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली एक सर्टन पार्टिकल या सिस्टम के अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं उनका मोमेंट बराबर होता है रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर, जो उस सिस्टम या पार्टिकल के ऊपर लग रहा होता है। एंड इसका जो डेफिनेशन है वो है ऐसे कि मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल और सिस्टम इज़ इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एक्टिंग ऑन द सिस्टम और पार्टिकल एट्सेट्रा। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो मान लो एक सिस्टम है जहाँ पर n टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बट वो फोर्सेस नॉन कॉन्करेंट है, यानी किसी एक पॉइंट पर एक्ट नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं ये मेरी एक एंटायर बॉडी थी, और इसके ऊपर अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्सेस लग रहे हैं कुछ। वो फोर्सेस कॉन्करेंट नहीं है। बट कोप्लेनर है। तो मान लेते हैं मुझे इस सर्टेन पॉइंट ए के अबाउट इन सभी फोर्सेस का मोमेंट निकालना है। तो इन सभी फोर्सेस का इंडिविजुअली मोमेंट निकाल के सम करने की बजाय मैं इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ और उसका पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट निकाल लूँ, तो वो दोनों रिजल्ट्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यही वेरिग्रॉन्स थ्योरम है। अब यहाँ पर हम चार टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे यूजिंग वेरिग्रॉन्स थ्योरम। पहली टाइप में रिजल्टेंट बराबर रहेगा √f(x)² और fy² के, यानी कि यहाँ पर समेशन f(x) समेशन fy दोनों ही ज़ीरो नहीं होंगे। और दूसरी प्रॉब्लम में रिजल्टेंट समेशन f(x) के बराबर होगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि समेशन fy 0 होगा। एंड तीसरी प्रॉब्लम में समेशन fy 0 होगा तो समेशन fx 0 होगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है टाइप 2 प्रॉब्लम में, और रिजल्टेंट टाइप 3 प्रॉब्लम में वर्टिकल डायरेक्शन में है। वो पॉजिटिव है नेगेटिव है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। चौथी प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम की है, जहाँ पर समेशन fx समेशन fy और समेशन m 0 होगा। अब देखो, जब हम
कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में इक्विलिब्रियम कंडीशन को स्टडी करते थे, वहाँ पर दो इक्वेशंस मिलती थी। एक इक्वेशन होती थी समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, दूसरी इक्वेशन होती थी समेशन एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हम इस सर्टन केसेस के अंदर अपने को तीन इक्वेशंस मिनिमम मिलेंगी। एक होगी समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, दूसरी होगी समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तीसरी होगी समेशन एम इक्वल्स टू ज़ीरो। समेशन एम है टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर प्रॉब्लम्स रेडी हैं। सो हम हर एक टाइप की प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम जहाँ पर रिजल्टेंट बराबर होता था अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। सिंपल शब्दों में टाइप 1 प्रॉब्लम में रिजल्टेंट ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ना ही प्रॉपर वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, उसके अलावा दूसरी डायरेक्शंस हो सकती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ टाइप 1 हम देखें तो उसके अकॉर्डिंगली फॉर द नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर सिस्टम डिटरमाइन द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ए। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पूछे गए क्वेश्चन में। सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो एज़ यूजुअल हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, आर का फॉर्मूला जो टाइप 1 में दिया है ना। अब डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है। तो डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए मोमेंट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। सो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, सो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं सम करूं सभी फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मैं फोर्सेस के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लेता हूं एक बार। पॉइंट डी पर जो थी, मैं यहाँ पर सिंपली पॉइंट्स को लोकेट कर करके प्लॉटिंग कर देता हूँ। ये पॉइंट डी था हमारा, है ना। तो पॉइंट डी पर 100√2 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा था और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री एंगल पर फोर्स एक्ट कर रहा था, कुछ इस तरीके से, राइट। तो इसका कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे तो वो हो जाएगा 100√2 साइन 45 और सॉरी यहाँ पर कॉस 45 होगा, यहाँ पर साइन 45 का कंपोनेंट रहेगा। देखो यहाँ पर मैं इंडिविजुअली पॉइंट्स को लेके एनालाइज कर रहा हूँ, बट एग्जामिनेशन में अपने को इंटायर फिगर ड्रॉ करके कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं। अब पॉइंट सी का एनालिसिस करते हैं। सी पे तो एक ही फोर्स एक्ट कर रही थी 100 न्यूटन की, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। पॉइंट ए पर एनालिसिस करते हैं। पॉइंट ए पर एक्ट कर रही थी 100 न्यूटन की फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में। और पॉइंट बी का एनालिसिस करते हैं। पॉइंट बी पर एक फोर्स एक्ट कर रही थी 200 न्यूटन की वर्टिकल डायरेक्शन में, प्रॉपर वर्टिकल डायरेक्शन। तो बस यहाँ पर समेशन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम देख लेंगे। जो भी इस साइड पर रहेंगे वो पॉजिटिव और जो भी इस साइड पर रहेंगे वो नेगेटिव, कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली। तो ये कन्वेंशन पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा और बी से तो कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं। तो डायरेक्टली बन जाएगा प्लस ऑफ 100√2 कॉस 45 प्लस ऑफ 100 माइनस ऑफ 100। सो सॉल्व करने पर ये 100 ही बन जाएगा, 100 न्यूटन। और समेशन एफ वाई सिमिलरली क्या हो जाएगा,
ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव। ये नीचे की डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव रहेगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव। ये और चीज़ से कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं। तो डायरेक्टली 200 माइनस 100√2 sin 45 हो जाएगा। सॉल्व करने पे ये भी बन जाएगा 100 न्यूटन। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या होगा, √ऑफ समेशन f(x) का स्क्वायर प्लस समेशन f(y) का स्क्वायर। एग्जामिनेशन में ये फॉर्मूला लिखना भी ज़रूरी है, बिकॉज फार्मूला यूज्ड लिखना होता है। सो ये रिजल्टेंट हो जाएगा 100√2 न्यूटन, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे तो वो हो जाएगा 141 न्यूटन। तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू तक लिखना है, यहाँ सिर्फ 100√2 करके नहीं छोड़ देना। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया हमारे पास, अब डायरेक्शन चाहिए। अब क्योंकि डायरेक्शन अपने को क्वेश्चन में पूछी थी ऑफ द पॉइंट, सॉरी, डायरेक्शन पूछी थी रिजल्टेंट की एट पॉइंट ए। तो मुझे ए पॉइंट पर यहाँ पर रिजल्टेंट की क्या डायरेक्शन रहेगी बताना है। देखो पॉसिबल डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं, या तो रिजल्टेंट यहाँ पर होगा इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में, या तो इस तरीके से हो सकता है, तो इस तरीके से हो सकता है। क्योंकि इतना तो पता है रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है और वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि समेशन f(x) या समेशन f(y) में से कोई भी ज़ीरो नहीं है। अगर होता तो मैं या तो इस डायरेक्शन में लेता या तो इस डायरेक्शन में लेता, पर है नहीं तो थोड़ा सा इंक्लाइन करके ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये इंक्लिनेशन क्यों है ये समझ में आ गया होगा, और पॉसिबल डायरेक्शंस यही हो सकती हैं। अब इनमें से कौन सी है देखेंगे। तो यहाँ पर मोमेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी काम में आएगा। वेरिग्रॉन्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली सिस्टम में एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस का मोमेंट बराबर होता है रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जो टोटल मोमेंट है सिस्टम का वो बराबर रहेगा किसके, मैं इंडिविजुअल फोर्सेस के लिए mf लिख लेता हूँ और रिजल्टेंट के मोमेंट के लिए mr लिख लेता हूँ। मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहाँ पर इंडिविजुअल फोर्सेस का मैं मोमेंट निकालता हूँ। मोमेंट के बारे में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर तो मेरा फोर्स कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है और मेरा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है P करके, तो मैं इस फोर्स के वेक्टर के अलोंग एक सर्कुलर पाथ कवर करूँगा, जो सर्कुलर पाथ इस P पर लैंड करेगा जा करके। अगर तो P पॉइंट इस साइड पे होता है, लेट से P डैश पॉइंट इस साइड होता, तो मैं अगेन इस तरीके से जाता। एंड इसी तरीके से फोर्सेस की वेक्टर को, अपने फोर्सेस की डायरेक्शंस को अपने को देखना है सर्कुलर लूप किस डायरेक्शन में, किस मैनर में ही है। अगर तो ये इस तरीके से जा रहा है तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट रहता है वो नेगेटिव रहता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव रहता है। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। और पॉइंट बी से, लेट से P से यहाँ पर अगर डिस्टेंस D था और P डैश से D1, तो मोमेंट हो जाता है इस फोर्स F का माइनस ऑफ FD, और मोमेंट हो जाता P पॉइंट से और P डैश से प्लस ऑफ FD1। तो होप सो लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि मोमेंट किस तरीके से इवेल्युएट करना है। अब हम यहाँ पर डायग्राम पे चलते हैं डायरेक्शंस को समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर B और C के मिड पॉइंट पर एक्ट करने वाली फोर्स है 200 न्यूटन की, और मुझे पॉइंट A के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर मैं इस फोर्स वेक्टर को पीछे ऐसे ले जाऊँ तो ये पॉइंट जो हमारा A है, तो और फोर्स का वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से सर्कुलर लूप बनाऊंगा जो यहाँ पर जाके लैंड करेगा। एंटी क्लॉकवाइज मैनर है तो इसका मोमेंट आएगा नेगेटिव। C में देखूँ तो C के अलोंग मैं कुछ इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ फॉलो करूँगा जो A पर जाके लैंड करेगा, फिर इस तरीके से।
तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। अब डी एक ऐसा फोर्स है जिसमें कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अपने को फाइनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर अगर मैं इस फोर्स को लिखूँगा तो इसका ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो मुझे पता नहीं है, पर इसके कंपोनेंट्स का ज़रूर मुझे पता है। लेट्स से डी का एक्स कंपोनेंट था तो मैंने डी एक्स लिख दिया, और डी का वाई कंपोनेंट था तो डी वाई लिख दिया। अब डी एक्स को ए के रिस्पेक्ट में देखो तो मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर दूंगा, तो ए तो बिल्कुल ही इस फोर्स की लाइन में आ गया, तो इसका मोमेंट रहेगा ज़ीरो। यहाँ मैंने ज़ीरो को सर्कल कर दिया। और डी वाई, हाँ ये इसके थ्रू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो नॉन ज़ीरो है, 4 मीटर। इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक सर्कुलर लूप बनाऊँगा जो ए पर जाके लैंड करेगा कुछ इस तरीके से, और वो एक क्लॉकवाइज मैनर में सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है, तो पॉजिटिव मोमेंट रहेगा इस फोर्स का। और जो ए पर डायरेक्टली 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो है, तो मोमेंट भी ज़ीरो रहेगा, तो इसका भी मोमेंट ज़ीरो रहेगा। अब बस फाइनल केस को अपने को यहाँ पर सम करना है। होप सो कन्वेंशंस क्लियर हो। तो समेशन का साइन, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 100 इंटू 0 माइनस ऑफ 200 इंटू 2 प्लस ऑफ 100 इंटू 4 प्लस ऑफ 100 रूट 2 cos 45 इंटू 0 प्लस ऑफ 100 रूट 2 साइन 45 इंटू 4। कुछ इस तरीके से रहेगा। दो फोर्सेस का मोमेंट ज़ीरो था, एक का नेगेटिव दो का पॉजिटिव, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो फाइनली सॉल्व करने पर ये मोमेंट बन जाएगा प्लस ऑफ 400 न्यूटन मीटर। अब यहाँ से देखो एक चीज़ अपने को क्लियर हो जाती है कि ये जो मोमेंट है ये पॉजिटिव है, यानी कि जो भी फोर्स रहेगा ना रिजल्टेंट का, क्योंकि समेशन एम एफ और समेशन एम आर बराबर है, तो यहाँ से सोचें अगर समेशन एम एफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तभी हुआ होगा जब एक ऐसा फोर्स होगा जिससे रिक्वायर्ड पॉइंट के लॉन्ग, अगर मैंने फोर्स के वेक्टर के डायरेक्शन को एनालाइज किया तो वो एक क्लॉकवाइज मैनर में एक सर्कुलर पाथ प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है, और उसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। तो ये 400 न्यूटन बराबर रहेगा रिजल्टेंट के इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। तो यहाँ पर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी मुझे मिल जाएगा 400 बाय रिजल्टेंट, एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैंने ऑलरेडी इवेल्यूएट कर लिया है, तो ये 2.82 मीटर करके सॉल्व आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, बट मुझे यहाँ पर डायरेक्शन भी चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट ए था कुछ इस तरीके से था, यहाँ से बी सी पॉइंट्स कनेक्ट हुए थे, जो भी ब्ला ब्ला शिट था जो भी है ना, मैंने बस उसका एक कॉर्नर ड्रॉ कर दिया उस पूरे ज्योमेट्री का। देखो हमने सोचा था कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी था, ठीक। तो अगर मैं लूप को कनेक्ट करूँगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर में आता है, तो ये नेगेटिव बनेगा, यानी ये डायरेक्शन नहीं होगा। अगर मैं कुछ इस डायरेक्शन में ले लेता हूँ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है और ए से कनेक्ट करता हूँ, तो ये लूप भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये भी नेगेटिव रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब ये एक पॉसिबल डायरेक्शन था, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट से डी है और ए से कनेक्ट करूँगा, तो ये क्लॉकवाइज मैनर में है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये हो सकता है। और ये पॉसिबल डायरेक्शन भी था,
तो ये मैंने डिस्टेंस डी ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी था, इसको ए पॉइंट से कनेक्ट करूँगा। तो ये भी क्लॉकवाइज मैनर में है, पॉजिटिव है, ये भी हो सकता है। तो अब डिसाइड कैसे करें इन दोनों में से कौन सा वाला होगा। हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो कि रहता है थीटा। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है, रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड रहेगा। ये एंगल थीटा रहेगा। थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ये बन जाएगा 45 डिग्री और प्लस का बना है, तो यानी कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा यहाँ पर। फिर मेरा फाइनल रिजल्ट ये रहा डबल टिक वाला, और इसको क्रॉस करो। अगर ये वाला डायरेक्शन कब होता है ज़रा देखो, कुछ इस तरीके से होता है जब रिजल्टेंट, यानी कि ये पूरा एंगल कुछ इस तरीके से होता है। राइट। देखो अगर मैं यहाँ पर इसको नेगेटिव एक्स वाई एक्सेस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखूँगा, तो मुझे जो समेशन एफ एक्स है, समेशन एफ वाई है, उनका भी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पेक्टिवली रखना पड़ेगा। तो एंगल में tan इनवर्स के अंदर माइनस साइन आएगा, उसी हिसाब से सॉल्व करना होगा, और ये पूरा एंटायर एंगल आएगा। तो ये बन जाएगा अगर कुछ भी लेट से अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा ऑब्वियसली यहाँ पर 90 से ज़्यादा होगा, तब जाके सिलेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एंगल है रिजल्टेंट का 90 से कम है, 45 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो इसलिए हमने ये ज्योमेट्री डिसाइड कर लिया। इस तरीके से हम डायरेक्शन देख सकते हैं। तो यही पॉसिबल डायरेक्शन था। ये टाइप 1 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब टाइप 2 के क्वेश्चन को समझ करते हैं सॉल्व। राइट, तो टाइप 2 का क्वेश्चन तेरा वो क्वेश्चन को रीड करते हैं। 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ट्राइंगल ए बी सी आर शोन इन फिगर। द सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस एट पॉइंट सी इज 2000 न्यूटन mm। न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन mm है clockwise. If the resultant of force system is in horizontal direction, find its magnitude and point of application। यहाँ पर and था, and नहीं। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में अपने को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताना है। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम को अच्छे से हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक पॉइंट ओ पर, 2 पॉइंट ए पर, 1 पॉइंट सी पर। पॉइंट ए पर जो फोर्सेस हैं वो अननोन मैग्नीट्यूड के साथ है, तो पहले इनका भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, देन रिजल्टेंट निकलेगा। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि अपने को उसका बताना है कि डिस्टेंस क्या है, जहाँ से भी रिजल्टेंट निकलेगा जो भी है। सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इसे देखो, क्वेश्चन ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट इजी से इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगा।
ठीक है, पेज एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मुझे सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट दे रखा था इस पूरे सिस्टम का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो भी, विद रिस्पेक्ट टू का साइन एट द रेट करके लिखते हैं, सी साथ में लिख देते हैं, बराबर है 2000 न्यूटन एम। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए प्लस का साइन है। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, रिजल्टेंट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ये बराबर रहेगा समेशन एफ एक्स के। तो अगर बराबर है समेशन एफ एक्स के तो समेशन एफ वाई ज़ीरो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री को एक बार देख लेते हैं ढंग से। ये जो ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का ये रहा एंगल, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट ए था, सॉरी पॉइंट ए ये था, ये पॉइंट बी था, जो भी है। यहाँ पर फोर्सेस एक्ट कर रही थी पी क्यू, यहाँ से अल्फा एंगल पर एक्ट कर रहा था एक फोर्स 10 न्यूटन का, एंड दैट्स ऑल। तो यहाँ पर अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल अल्फ़ा रहेगा। ट्राई एंगल है, नाम से ही एंगल पता लग रहा है, तो एंगल्स क्लियर होने चाहिए। अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 120/160 में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लेंथ अपने को 160 दी थी, ये लेंथ अपने को 120 दी थी डायग्राम में। तो 3/4 बन जाएगा, tan इनवर्स सॉल्व करने में बन जाएगा 36.86 डिग्री, और अल्फ़ा को अप्रॉक्स ले लो 37 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर Q और P फोर्सेस निकालने हैं, हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, उससे सॉल्व करते हैं। समेशन एफ वाई ज़ीरो है, राइट। सो यहाँ पर y के लॉन्ग जो भी फोर्सेस हैं देखते हैं, वो है Q और माइनस ऑफ 20, क्योंकि यहाँ पर भी एक फोर्स एक्ट कर रहा था इस डायरेक्शन में। ठीक, और हाँ ये परपेंडिकुलर है, ये समझ लेना। जब ये यहाँ से कर रहा था फोर्स, तो माइनस का 20 एंड माइनस का 10 को साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा नहीं साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब अल्फ़ा की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 37 डिग्री, सब्स्टिट्यूट करने पर ये बन जाएगा, देखो साइन ऑफ 37 होता है 3/5, तो यहाँ से Q का वैल्यू बन जाएगा 20 प्लस 10 इंटू 3/5, तो ये बन जाएगा 26 न्यूटन। तो Q तो हमारे पास आ गया 26 न्यूटन। अब P निकालना है। तो यहाँ पर P निकालने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी, मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट C 2000 न्यूटन mm, उसका यूज़ करेंगे। बराबर रहेगा किसके, रिजल्टेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी रहेगा यहाँ से, राइट।
सो यहाँ से अपन लोग सिर्फ इतने फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि डी भी नहीं पता, आर भी नहीं पता, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सिर्फ इतना पोर्शन ही यूज़ करके हम निकालेंगे, क्योंकि अब एक ही तो वेरिएबल बचा, क्यू का तो निकल गया मैग्नीट्यूड। तो मोमेंट निकाल लेते हैं सभी फोर्सेस का। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी निकालना है ना, तो जो मेथड मैंने बताया था सर्कल कंप्लीट करके देखो, उसके अकॉर्डिंगली क्यू का देखो सर्कल कैसा है। कुछ इस तरीके से जाओगे और सी पर लैंड करोगे, तो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव रहेगा। क्यू का मैग्नीट्यूड है 26 और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 120। आई गेस यही सही है। नहीं, 120 नहीं है, यहाँ पर देखो ध्यान से 160। देखो ना, इस वेक्टर को एक्सटेंड करो, नीचे तक लाओ और सी से देखो डिस्टेंस 160 है। ठीक, अब पी के लिए अगेन वही सेम सीन, प्लस का पी इंटू 120 रहेगा। एंड यहाँ पर इस फोर्स से देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया, तो माइनस का 20 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 160 बराबर रहेगा 2000 के। तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या निकलेगा, तो पी का वैल्यू यहाँ से रहेगा, वो हो जाएगा 8.67 न्यूटन। तो पी भी निकल गया, क्यू भी निकल गया, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स के बराबर है। तो क्या होगा वो समेशन एफ एक्स, पी प्लस 10 कॉस अल्फ़ा यानी 37, बस ये रहेगा रिजल्टेंट। और ये बराबर रह जाएगा, पी का मैग्नीट्यूड है 8.67 प्लस 10 कॉस 37 है 4/5 के बराबर, तो ये बन जाएगा 16.67 न्यूटन। ये रहा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट वैल्यू तो जो रिक्वायर्ड थी वो निकल गई। अब यहाँ से ऑफ कोर्स जो उसका लोकेशन चाहिए था, क्योंकि डायरेक्शन उन्होंने बोल रखी है सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, डायरेक्शन रिजल्टेंट का ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही रहेगा। बस अब चाहिए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ठीक है। तो डी डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2000 अपॉन आर, इस इक्वेशन से आर का वैल्यू है 16.67। सॉल्व करने पर रिज़ल्ट बन जाएगा 119.98 मीटर। तो ये दूसरा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन था, बॉक्स के अंदर क्लोज कर देंगे और टिक करना। ये हमारा सेकंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन था, तो क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद टाइप 3 का प्रॉब्लम, जहाँ पर समेशन एफ वाई जो है रिजल्टेंट के बराबर रहेगा। ये देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है, क्वेश्चन कह रहा है रिप्लेस द फोर्स सिस्टम बाय अ सिंगल फोर्स एंड स्पेसिफाई इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बोल रहा है कि इस सिस्टम में अगर जितने भी फोर्सेस हैं, जैसे यहाँ पर 3 फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को किसी एक फोर्स से रिप्लेस कर दो। अब वो जो फोर्स है जिससे हम उसे रिप्लेस करेंगे वो है रिजल्टेंट फोर्स। देखो, जब भी एक सिस्टम के अंदर एक्ट करने वाली फोर्सेस को किसी एक फोर्स से रिप्लेस करना, ऑब्वियसली वो रिजल्टेंट होगा। एंड स्पेसिफाई करना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि मुझे उसका डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताना है। अब किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो हमारी मर्ज़ी है। मैं लेट से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, तो मेरी कैलकुलेशन मोमेंट्स की जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रहेगी। सो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन में ना कहीं से भी डायरेक्टली अपने को ये बताया नहीं है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है। तो हमारे दिमाग में आ सकता है कि हम एंगल लेकर सॉल्व करें, तो ऑब्वियसली उस कॉन्सेप्ट से भी हम
डायरेक्शन का पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उतना कैलकुलेशन में ना जाते हैं, हम डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं। कैसे? जो भी गिवन फोर्स सिस्टम था उसमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही फोर्सेस थी, तो एक्स डायरेक्शन में तो फोर्सेस होंगी ही नहीं। तो यानी समेशन एफ एक्स तो डायरेक्टली ही ज़ीरो बन गया। तो यानी अब उसकी डायरेक्शन क्या बची? वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि रिजल्टेंट फिर क्या ही होगा, और समेशन एफ वाई के बराबर। तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, बस पॉजिटिव डायरेक्शन में है नेगेटिव डायरेक्शन में, वो पता करना है। तो कितना है देख लेते हैं। तो माइनस का 100 न्यूटन, माइनस का 350 न्यूटन, प्लस का 850 न्यूटन। तो कन्वेंशंस बता रखे हैं, उसके अकॉर्डिंगली करना है। तो ये सॉल्व करके 400 न्यूटन बन जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो रिजल्टेंट का वेक्टर कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ओरिजिन से जो भी है। अब यहाँ पर ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर वो लोकेटेड है, ये अपने को देखना है। तो इस सिस्टम में जो भी एम पॉइंट के ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट हो रहेगा, वो बराबर रह जाएगा। किसके बराबर रहेगा, पहले उसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो देखो, जो 100 न्यूटन वाला फोर्स था उसके डायरेक्शन से अगर मैं ऊपर लैंड करता हूँ कुछ इस तरीके से, देखो इस तरीके से ऊपर लैंड करूँगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो नेगेटिव। 350 न्यूटन वाली फोर्स से करूँगा ऊपर लैंड, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव। 850 न्यूटन वाली से कनेक्ट करूँगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका नेगेटिव रहेगा मोमेंट। बाकी डिस्टेंसेस अपने को परपेंडिकुलर दे रखे हैं 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 6 मीटर, या और यहाँ से यहाँ 3 मीटर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक लेना तो 9 मीटर्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस का 100 इंटू 2 प्लस का 350 इंटू 6 माइनस का 850 इंटू 9। सॉल्व करने पर बन जाएगा माइनस का 5750 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, लेट से ओरिजिन, अब ये माइनस है तो खुद ही सोचो ओरिजिन इस रिजल्टेंट वेक्टर के किस डायरेक्शन में हो, किस साइड पर होगा, लेफ़्ट साइड की राइट साइड। अगर मैं लेफ़्ट साइड पर देखता हूँ इस सर्कुलर लूप को कन्वर्ट करके, तो नेगेटिव मोमेंट आना चाहिए। अब ये मोमेंट तो बराबर रहेगा रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर है, तो रिजल्टेंट मोमेंट भी नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली फिर यही डायरेक्शन सही है। इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो क्लॉकवाइज रहेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये गलत है। तो ओरिजिन से फिर इसका सेपरेशन मान लेते हैं डी है, तो माइनस का 5750 बराबर रहेगा रिजल्टेंट। यहाँ पर माइनस साइन कन्वेंशनली ही डाल देना है, इनटू डी। तो डी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा यहाँ से, 14.37 मीटर। यानी कि अगर ये मेरा ओरिजिन था, ये एक्स डायरेक्शन थी, ये वाई डायरेक्शन था, तो ये ओरिजिन है, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा यहाँ। ठीक है, और इसका यहाँ से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 14, या डी था सीधा, है ना, डी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से ये टाइप 3 का प्रॉब्लम भी ख़त्म होता है। अब टाइप 4 का प्रॉब्लम देखेंगे। सो ये टाइप 4 प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक जेड शेप लेमिना दिया है यूनिफॉर्म विड्थ का, जिसके ऊपर 4 फोर्सेस सब्जेक्ट की गई हैं। हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इक्विलिब्रियंट क्या है, इक्विलिब्रियंट एक ऐसा फोर्स है जो रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और उसके मैग्नीट्यूड के बराबर रहता है। सो इनडायरेक्टली यहाँ पर अगर मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल गया, तो इक्विलिब्रियंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल जाएगा। बस रिजल्टेंट के डायरेक्शन के अपोजिट करना है, तो इक्विलिब्रियंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। सो ये एक जेड शेप लेमिना है। एक्चुअली में क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पर जब, ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्टली, क्योंकि टाइप 4 प्रॉब्लम है तो समेशन
एफ एक्स समेशन एफ वाई ज़ीरो रहेगा। ऐसा दिमाग में था कंक्लूजन, क्वेश्चन में लिखा नहीं है लेकिन सॉल्व करने पर मिलेगा वैल्यू। तो सबसे पहले मैं इस यहाँ पर इस पॉइंट को एनालाइज करता हूँ। यहाँ पर एक 650 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। अब यहाँ पर मुझे कुछ साइड्स के डायमेंशन दिए 5 और 12, तो थीटा यहाँ पर इजीली निकल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/12। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी एज 22.5 डिग्री। ठीक है, पहले तो अननोन वेरिएबल्स तो निकाल ली सबसे पहले हमने। अब यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर समेशन एफ वाई निकालते हैं। तो सभी फोर्सेस के कंपोनेंट्स ब्रेक करो, सम कर दो कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली। सो वाई डायरेक्शन में 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यहाँ पर 650 का साइन कंपोनेंट लग रहा है प्लस 650 साइन ऑफ 22.5 डिग्री, राइट, एंड माइनस ऑफ 400। सो ये इवेल्युएट करने पे आता है 0। तो समेशन एफ वाई तो 0 रहा। अब समेशन एफ एक्स निकालते हैं। सो समेशन एफ एक्स क्या हो जाएगा, 650 कॉस 22.5 माइनस 600। तो ये सॉल्व करने में कितना हो जाएगा, ये 0 रहेगा। तो समेशन एफ वाई और समेशन एफ एक्स इस सिस्टम में 0 है, यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। हम यहाँ पर कह नहीं सकते कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो तभी होगा ना जब समेशन ऑफ मोमेंट भी 0 होगा। तो समेशन एम निकाल लेते हैं। तो 400 न्यूटन की फोर्स किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। लेट्स से मैं पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तो एट द रेट सी लिख दिया। तो 400 इंटू 0 रहेगा, 600 इंटू 0 रहेगा अगेन, क्योंकि ये इसी के अलॉन्ग है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 रहेगा, राइट। अब 650 के कंपोनेंट्स को ब्रेक करके लिख देते हैं। देखो 650 का एक सेकेंड, ठीक है, चलो पहले 650 वाले को छोड़ करके 150 वाला देखते हैं इजीली जो लिखा जा सकता है। सो 150 वाले फोर्स करेगा 150 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा। तो यहाँ से एक्चुअली में इस डायग्राम में डिस्टेंस मैंने मेंशन नहीं किया था, तो ये 80 मीटर का डिस्टेंस है। एटी mm का, सॉरी। तो 150 इंटू 80 रहेगा। अब 650 वाले के दोनों कंपोनेंट देखते हैं। इसका कॉस वाले कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 190 mm है, ठीक है, यहाँ से देख पा रहे हैं। और कॉस वाले कंपोनेंट से सर्कल बनाऊंगा, यहाँ पर लैंड कराऊंगा, पॉजिटिव आएगा। साइन वाले कंपोनेंट से कराऊंगा, नेगेटिव आएगा, कुछ इस तरीके से, राइट। सो प्लस 650 कॉस ऑफ थीटा, थीटा है 22.5, एंड माइनस ऑफ 650 साइन ऑफ थीटा जो कि है 22.5। अब यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, डिस्टेंस। अब यहाँ पर कॉस वाले कंपोनेंट के लिए डिस्टेंस था 190 और साइन वाले कंपोनेंट के लिए डिस्टेंस है 20। क्यों है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा। ये हाइट 20 है, तो ये वाली हाइट भी, डिस्टेंस भी निकाल लेंगे जो भी है। सो सॉल्व करने पर रिज़ल्ट बन जाएगा 121 न्यूटन मीटर। सो 121 न्यूटन मीटर जो है मोमेंट का समेशन आएगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि यार
रिजल्टेंट तो अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर और एफ एक्स स्क्वायर है, जो कि दोनों ही ज़ीरो हैं, तो रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है, रिजल्टेंट ज़ीरो है, तो इक्विलिब्रियंट का मैग्नीट्यूड कैसे बताऊंगा मैं? सो यहाँ पर रिजल्टेंट क्योंकि ज़ीरो है तो इक्विलिब्रियंट भी ज़ीरो ही रहेगा इन मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करी है, सो अगर लेट से पॉइंट सी पर रिजल्टेंट इस तरीके से एक्ट कर रहा होता और उसका सी से कुछ डिस्टेंस डी है, मान लेते हैं अगर मैग्नीट्यूड होता, तो इक्विलिब्रियंट तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और डिस्टेंस सेम रहेगा। तो डिस्टेंस सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट है। अगर इसका क्लॉकवाइज होके पॉजिटिव था मोमेंट, तो इसका नेगेटिव रहेगा। तो यानी मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियंट विल बी माइनस ऑफ मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का मोमेंट तो 121 न्यूटन मीटर है, तो इक्विलिब्रियंट का मोमेंट हो जाएगा माइनस ऑफ 121 न्यूटन मीटर। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो डायरेक्शन भी पता चल गया, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। अब हमारा कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म है। अब इसके बाद चैप्टर में जो चीज़ें बचती हैं वो बचता है एक तो सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट और दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसे मैं कवर करने की ट्राई करता हूँ इसी वीडियो में, बट वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सो मैं इस वीडियो को ब्रेक कर रहा हूँ। जो फर्दर पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देखो यार, यहाँ पर कंटेंट थोड़ा ही था पढ़ाने वाला, कुछ खींच के मैंने 4 क्वेश्चंस करवाए होंगे, लेकिन तब भी मैंने 40 मिनट का वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि मैंने डेप्थ में एक्सप्लेन किया और काफ़ी स्लो पेस में एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो को शॉर्ट करना रहेगा तो मैं इसको 10 मिनट तक मैं भी कवर कर सकता हूँ, बट उसमें है कि समझ में कुछ नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से जाएंगी चीज़ें फॉर देम जिनको बेसिक भी ढंग से क्लियर नहीं है। तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया कि सबको समझ में आ जाए। बाकी जिनको वीडियो लेंदी लग रही हो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसे फास्ट करके ऑब्ज़र्व देखें, और जिनको बिल्कुल ही कुछ चीज़ें समझ नहीं आती वो नॉर्मल स्पीड पर ही इसे देखें। इस वीडियो के बाद इस चैप्टर में बस ये 2 ही चीज़ें बचती हैं जिसे मैं फर्दर वीडियोस में कवर कर दूँगा। एंड आप प्रैक्टिस करें एंड सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।